नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे समाज का दर्पण होती है और कहानियों के माध्यम से नित्य हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ उजागर होती हैं, कुछ समाज की और कुछ परिवार की। हमारी आज की कहानी है, बहू का मतलब क्या केवल तिरस्कार और अपमान ही होता है। सिया जब राघव के घर दुल्हन बनकर आई तो उसके साथ आई उसकी खुशियाँ, उसकी उमंगें और ढेर सारे सपने। हर लड़की की तरह वो भी अपने पति में श्री राम जैसी छवि देख रही थी, और देखे भी क्यों नहीं। शादी से पहले ही सभी लोग कह रहे थे कि ये तो राघव और सिया पहले से ही हैं, इनकी जोड़ी के क्या कहने। राम और सीता सी इनकी जोड़ी है, और सिया मन ही मन कहती कि इस सीता के राम उसे कभी वनवास नहीं देंगे। शादी के 2 दिन तक सब ठीक था। जब सारे मेहमान अपने अपने यथास्थान चले गए, तब सिया को रघुकुल की परंपरा का भान हुआ। जब उसकी सास ने मंगलसूत्र छोड़कर सभी गहने उससे ले लिए, यहाँ तक कि उसके मायके से मिले जेवर भी। मंगलसूत्र इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उससे उसके पति जी की उम्र जुड़ी थी, सुहाग की निशानी थी। अब शुरू हुआ सिया का अग्नि परीक्षा, जो शायद हमेशा चलने वाला था। दिन गुजरते गए और गुजरते दिन के साथ उसकी राम सीता वाला लॉजिक भी दम तोड़ने लगा। बेचारी सुबह से रात तक घर वालों की सेवा में लगी रहती, परंतु फिर भी उसे तिरस्कार और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता। बात बात पर उसकी औकात देखी जाती, उसके मायके की बुराई की जाती, उसके बाप भाई को गालियां दी जाती, और तो और इतना सब होने के बाद भी उन लोगों को चैन नहीं मिलता तो राघव से उसकी झूठी शिकायत की जाती, जिस पर राघव तुरंत एक्शन लेता और 2-4 थप्पड़ लगा देता। ऐसा करके उसे लगता कि वो अपनी माँ का मान रख रहा है, जिस पर परिवार के बाकी लोग खुश हो जाते और राघव का सीना भी चौड़ा हो जाता अपनी इस मर्दानगी वाले कारनामे पर। हालांकि राघव बाद में सिया को बोलता कि ऐसे काम क्यों करती हो, जिस पर मुझे या माँ को गुस्सा आ जाता है। सिया चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि सिया अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप की नज़र में तो राघव महान इंसान था, साक्षात राम था। कुछ समय और गुजरा और सिया ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सबने प्यार से रूही रखा। सिया को लगा कि रूही के जन्म के बाद शायद उस पर होने वाली जातियाँ कम हो जाएं, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बीते दिनों के साथ उसके अपमान का सिलसिला और बढ़ गया। शुरू में तो सिया को बहुत दुख होता था अपने ससुराल जनों के व्यवहार पर, परंतु धीरे धीरे उसे आदत सी हो गई और अब तो वो रिएक्ट करना भी बंद कर दी थी। सिया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी छोटी ननद ममता की शादी थी। ममता की शादी बहुत ही पैसे वाले खानदान में हो रही थी। लड़के का अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। सभी बहुत खुश थे। सिया की अगर सच में किसी को फिक्र थी तो वो थी ममता, जो हमेशा भाभी की साइड लेती। कभी कभी तो सिया को बचाने के लिए ममता झूठ भी बोल देती थी। ममता को भी सिया के साथ हो रही ज्यादतियाँ पसंद नहीं थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। ममता एक बैंक में जॉब करती थी और जब भी उसे मौका मिलता वो सिया के कामों में उसका हाथ भी बटा देती थी। रूही में तो ममता की जान बसती थी। खैर, शादी का समय पास आने लगा और ख़रीदारी शुरू हो गई, लेकिन सिया को किसी भी मैटर में बोलने की इजाज़त नहीं थी, ना ही कोई उसे शादी की खरीदारी पर साथ ले जाता। अगर किसी चीज़ की पसंद नापसंद पर सिया अपने विचार प्रकट भी कर देती तो उसकी सास और 2 बड़ी नंदे उसे खरी खोटी सुनाने लगती, जैसे तू होती कौन है किसी भी बात में अपना टांग अड़ाने वाली, भीख मांगने वाले घर की लड़की, तू क्या जाने क्या अच्छा क्या बुरा, तुझसे किसी ने अपनी राय मांगी क्या? नहीं ना, फिर तू कौन होती है हमारी पसंद पर उंगली उठाने वाली। उसकी बड़ी बहन ने तो हद ही कर दिया, रोने का नाटक करते हुए, देखा माँ, ये अब हमें बता रही है कि क्या ममता के लिए सही है क्या गलत। तेरे सामने ये हमसे ऐसे बात कर रही है, अब तो इस घर पर इसका हक हो गया है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तेरे सामने ये हमारी बेइज्जती कर रही है और तू चुपचाप सुन रही है।
इससे पहले कि सिया की सास कुछ बोलती वहाँ राघव आ गया और भाई को देखकर दोनों बहनों का रोना और तेज हो गया। राघव एक्शन लेता उससे पहले ही ममता ने आकर बात को संभाल लिया कि मैंने ही भाभी से कहा था कि ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं। राघव भी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बाकी के काम देखने चला गया और सिया किचन में चली गई। शादी तक सिया को किसी भी मैटर में नहीं बोलने दिया गया। अगर वो कुछ कहती भी या अपनी राय भी देती तो उसे वहाँ से जलील करके या बेइज्जत करके भगा दिया जाता। बेचारी सिया आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती। ममता शादी करके अपने घर चली गई। उसकी विदाई में सबसे ज़्यादा सिया रोई, क्योंकि इस घर में उसका साथ देने वाली और सम्मान करने वाली एकमात्र ममता ही थी, जो अब उसे छोड़कर अपने घर चली गई थी। दोपहर तक सारे मेहमान भी जा चुके थे। हाँ, दोनों नंदे अभी कुछ दिन रुकने वाली थीं। जब तक वो दोनों थीं, सिया का जीना मुश्किल किए हुए थी। उनके जाने के बाद सिया ने चैन की सांस ली। दिन बीतते गए। ममता के ससुराल वालों ने उसकी जाब छुड़वा दी, ये बोलकर कि उनके घर में कोई कमी नहीं है जो ममता को बाहर जाकर काम करना पड़े। सिया को ये सब सही नहीं लगा, परंतु वो किसी को कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। रक्षाबंधन पर राघव ममता से मिलने उसके ससुराल गया। उसके यहाँ पैसों का घमंड और अकड़ देखने को मिला। कोई भी खुश होकर उससे नहीं मिला सिवाय उसकी बहन के। राखी बंधवाने जब राघव ममता के कमरे में गया तब पहली बार उसने ममता को ध्यान से देखा। ममता का गोरा मुखड़ा मुरझा सा गया था। हमेशा खुश रहने वाली, हंसने हंसाने वाली ममता एकदम शांत थी। जब राखी बांधने के लिए ममता ने हाथ आगे किया तो उसके हाथों पर खरोच के निशान थे। जब राघव ने ममता को इतने करीब से देखा तो उसे समझ आया कि ममता के चेहरे पर भी चोट के निशान हैं, जिसको बहुत ही खूबसूरती से छुपाने की नाकाम कोशिश की गई है। ये सब देखकर राघव को धक्का सा लगा। बहुत सोच समझकर राघव ने ममता से पूछा, बच्चा तू ठीक है ना? दीपक जी तुझे खुश तो रखते हैं ना? वो ज़्यादा कुछ पूछ न सका, क्योंकि कोई भी राघव और ममता को अकेला छोड़ ही नहीं रहा था। ममता भरी हुई आंखों से राघव की ओर देखी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाई, उतनी ही ठीक हूँ जितनी भाभी आपके घर में, और दीपक जी भी मुझे वैसे ही प्यार करते हैं जितना आप भाभी से। देखिए ना भाई, इस घर में मेरी भी उतनी ही इज्जत है जितना भाभी की आपके घर में। मेरा यहाँ उतना ही सम्मान है जितना भाभी का वहाँ है। आज पहली बार राघव को ममता की आवाज़ में इतनी दर्द, इतनी तकलीफ़ महसूस हुई कि उसका दिल तड़प उठा। भाभी से कहिएगा मैंने भी उनकी तरह जीना सीख लिया है। राघव से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहाँ से बाहर सीधे ममता के ससुर के पास चला आया। उसने ममता के ससुर से अपनी बहन के हालत और तकलीफ़ के बारे में पूछा तो उन्होंने अकड़ते हुए दो टूक में जवाब दिया, देखो, एक तो तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम हमारे घर से रिश्ता जोड़ सको, और क्या दिए हो अपनी बहन को? खाली हाथ भेज दिए। हमारी तो बिरादरी में नाक कट गई। अगर दीपक ने किसी बात पर 2-4 थप्पड़ लगा भी दिए तो इसमें कौन सी आफत आ गई? हर पति पत्नी के बीच ऐसा होता जाता रहता है। तुम भी ऐसा करते होगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। और हमारा एहसान मानने के बजाय तुम हमसे ही सवाल कर रहे हो। बहुत मिल लिए अपनी बहन से, अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर राघव को वहाँ जड़ छोड़कर ममता के ससुर वहाँ से चले गए। राघव को काटो तो खून नहीं, वो सदमे की हालत में वहाँ से घर के लिए निकल गया। इधर जब वो घर पहुँचा तो वहाँ पहले से ही एक नया नाटक शुरू था। हाल में पड़े एक टेबल के पास सभी लोग सिया को घेर कर खड़े थे और उसे गालियाँ दी जा रही थी, क्योंकि काम करते वक्त गलती से सिया के हाथ से टेबल पर रखा फ्लावर वास गिरकर टूट गया था, जो उसकी दूसरी ननद लेकर आई थी। अचानक राघव को वहाँ देखकर सब खुश हो गए और सिया काँप गई। सब एक साथ सिया की बुराई करते हुए राघव को उकसाने की कोशिश करने लगे। राघव शांत था। वो धीरे धीरे बोझिल कदमों से सिया की तरफ बढ़ने लगा। सब खुश हो गए कि अब तो सिया को मार पड़ेगी, परंतु ये क्या, राघव ने सिया का हाथ पकड़ा, उसे कमरे में ले आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सब आश्चर्य से इस अनहोनी को देखते रहे और बंद दरवाजे से सटकर अंदर की बातों को सुनने की नाकाम कोशिश करते रहे।
सिया डरते डरते, आप ठीक तो हो ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सिर दर्द कर रहा है, थोड़ा मालिश कर दो, भावहीन चेहरे के साथ राघव ने सिया से कहा। सिया राघव के चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देखकर यह तो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि कुछ तो हुआ है। सिया जब मालिश करने के लिए तेल लेकर राघव के पास गई तो राघव ने एक झटके में उसे खींचकर बेड पर बिठाया और उसकी गोद में सिर रखकर बेतहासा रोने लगा। सिया को काटो तो खून नहीं, अचानक हुई इस घटना से वो जम सी गई। फिर खुद को संभालते हुए उसने राघव से पूछा कि क्या हुआ, परंतु राघव कुछ न बता सका और रोता रहा। सिया उसके सिर पर हाथ फेरती रही और पता नहीं कब राघव सो गया। राघव को बिस्तर पर लिटाकर सिया ने अपना हुलिया ठीक किया और कमरे से बाहर आई। वो जानती थी कि राघव कहाँ से आ रहा है और शायद ममता से ही जुड़ी कोई बात थी। सिया किचन में गई और राघव के लिए एक कड़क चाय बनाकर ले आई। राघव को उसने उठाते हुए कहा, राघव उठो और चाय पी लो, तुम्हारा सर दर्द दूर हो जाएगा। राघव की नींद खुली। सामने सिया को देखकर उसे बहुत ग्लानि हुई। जिस औरत की उसने कभी कद्र नहीं की, उसे उसकी कितनी फिक्र है। उसने सिया से माफ़ी मांगते हुए कहा कि सिया, मुझे माफ़ कर दो। जो सब मैंने तुम्हारे साथ किया वही आज मेरी बहन भुगत रही है और मैं देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। यह कहकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। सिया ने कहा, राघव, यह रोने का नहीं, ममता का साथ देकर उसे उस दलदल से बाहर निकालने का वक्त है। राघव ने कहा, लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। मैंने जहाँ तक ममता के परिवार वालों को समझा है वह दिखावटी लोग हैं और समाज में उनका एक रुतबा है। वो कभी भी अपनी इज्जत को उछालना नहीं चाहेंगे। सिया ने राघव के कान में कुछ कहा और राघव को सिया का आइडिया बहुत पसंद आया। राघव ने खुश होकर सिया को गले से लगा लिया। अगले दिन सिया और राघव ममता के घर पहुंच गए और राघव ने ममता के ससुर से ममता के विदाई की बात की। ममता के ससुर यह बात सुनकर आग बबूला हो गए और फिर राघव की बेइज्जती करने लगे। राघव ने कहा, आप लोग मेरी बहन को ऐसे रखोगे तो मैं यहाँ उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी औकात हमारे सामने खड़े रहने की नहीं है और तुम्हारी बहन को हम जैसे चाहे वैसे रखेंगे। और मेरे बेटे ने अगर तुम्हारी बहन को एक दो थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया? औरतों को तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। ममता के ससुर ने सारी बात खुद ब खुद कबूल कर लिया और सिया ने सारी बात की रिकॉर्डिंग कर ली। राघव ने कहा, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। ममता के ससुर ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम पुलिस कंप्लेन करोगे? सिया ने फ़ोन की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहा, हमारे पास आपका खुद का कबूलनामा है। बाहर की बातें सुनकर ममता की सास भी अपने कमरे से बाहर आ गई। अब ममता के सास और ससुर दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे कि नहीं बेटा, तुम इसे पुलिस में मत देना, हम तुम्हारी बहन को कोई कष्ट नहीं देंगे। आखिर वह हमारी बहू है। अगर यह बात बाहर चली गई तो हम किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। राघव ने कहा, माँ जी, जब तक मेरी बहन ठीक रहेगी तब तक आपके इज्जत की गारंटी मैं लेता हूँ। और यह कहकर वह ममता से मिलने उसके कमरे में चला गया। ममता अपने भैया और भाभी को एक साथ आया हुआ देखकर बहुत खुश हुई और भाभी के गले लगकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिया ने कहा, ममता रो मत, जब तक तेरे भैया भाभी हैं तब तक तुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती है। और ममता, अन्याय करने वाले से बड़ा अन्याय सहने वाला है। तू एक पढ़ी लिखी लड़की होकर भी जुल्म को बर्दाश्त कर रही है। भाभी, आपने भी तो यही किया है ना। आपने भी तो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई। ममता, मैं कमज़ोर थी, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन तू कमज़ोर नहीं है। तेरे साथ देने वाले तेरे भैया और भाभी हर कदम पर तेरे साथ हैं। राघव ने भी अपनी गुड़िया के आंसू पोंछते हुए कहा, ममता, मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद से मैं तेरी भाभी को भी पूरा मान सम्मान और प्यार दूंगा और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ममता को समझा बुझाकर राघव और सिया अपने घर को लौट आए। सिया को देखते ही सिया की सास बोली, तेरे पिता ने यहाँ नौकरानी भेज दी है क्या, जो तू सारा दिन घूमती रहे? खाना तेरे बाप आकर बनाएंगे? माँ, हम लोग ममता के घर गए थे,
तू ममता के घर इस कलमुही को लेकर क्यों गया था? इसकी परछाई भी मेरी बेटी के खुशहाल गृहस्थी में आग लगा देगी। माँ, आपके इसी बहू की परछाई आपकी बेटी के जीवन में खुशियाँ भरकर आ रही है। और राघव ने सारी बात अपनी माँ को बताया। राघव की माँ को काटो तो खून नहीं। कहाँ वह अपनी बच्ची की खुशियों के इतने सपने देख रही थी और कहाँ उनकी बेटी इतनी तकलीफ में थी। राघव ने कहा, माँ, तुझे अपनी बहू की तकलीफ तो कभी दिखाई नहीं दी। कम से कम अपनी बेटी की तकलीफ को महसूस कर अपनी बहू को भी मान सम्मान दो कि वह भी किसी के घर की बेटी है। राघव की माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिया से माफ़ी मांगते हुए कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी भी तुम्हारी कद्र नहीं की, लेकिन तुमने हमेशा मेरे परिवार का भला ही किया है। सिया ने अपनी सास के हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ जी, बड़ों के हाथ जोड़ते हुए नहीं, आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। दोस्तों, हर सास को यह समझना चाहिए कि बहू भी किसी के घर की बेटी होती है और उसके भी अपने जज्बात होते हैं। वह एक अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर इस माँ बाप के पास चली आती है तो कम से कम उसे प्यार, सहानुभूति और अपनापन देकर इस घर को अपना बनाने में मदद करनी चाहिए। सिया की सास को अपनी बेटी का दुख देखते ही सिया के प्रति नज़रिया बदल गया, लेकिन अगर वह पहले ही समझ जाती तो शायद उनके कर्मों का फल उनके बेटी को नहीं भुगतना पड़ता। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।